हाँ, सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? फिर से आप सभी का स्वागत है भाई। यानी अभी हम ये दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का, जहां से छोड़ा था उसी को इसी से जुड़ जाइए दोस्तों। वेलकम बैक। एक बोल रहा था क्लास कैंसिल। वॉइस लो है क्या? नाउ इट इज फाइन वॉइस। अब ठीक है भाई। वॉइस लो का इशू कैसे? हेलो, अभी आवाज आ रही है भाई? नाउ माइक मैंने चेंज किया है। नाउ इट इज फाइन। अब ठीक है भाई। अब ठीक है आवाज। ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ नाउ बताओ भाई, एकदम परफेक्ट है सब कुछ ठीक ठाक? चलो भाई, ठीक है। ऑल गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, सारी समस्या सॉल्व हो गई। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। अभी यहां से हमारे पास जो हमने कवर किया था उसके आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज का प्राइस इंक्रीज तो नहीं होगा फ्यूचर। आदित्य राज भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज का हो सकता है कि प्राइस इंक्रीज हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इंक्रीज ना हो पाए। तो इट्स डिपेंड्स कि व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट, क्या डिसीजन रहेगा। तो ये लेक्चर नंबर 2 है यार। लेक्चर नंबर 2 हम वहीं से कवर करने वाले हैं जहां से हमने कवर छोड़ा था, ठीक है।
कितना है अभी प्राइस? अभी प्राइस कम ही है यार। हाँ नहीं नहीं, लाइव ही होगा यार। हो सकता है मैं रिकॉर्डेड भी अपलोड कर दूं जो भी बचा हुआ है, ठीक है। बोल वो मन के सर, अरे भाई साहब चंदन सर भी पढ़ रहे हैं। चंदन सर आजकल सीएन पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। तो मैं इनको बोला हूं कि सर आप पहले डीपीपी रिकॉर्ड करो, ठीक है, मेरी जो डीपीपी पेंडिंग है, तो वहां से कुछ आपको आइडिया लगेगा। उसके बाद फिर मेरा पूरा लेक्चर सुनो, उसके बाद फिर आप कंप्यूटर नेटवर्क के फैकल्टी बन जाओ पैरेलल ही, ठीक है। तो ये आ गए हैं चंदन सर डिजिटल में। अब ऐसा लग रहा था मुझे डिजिटल में तो कोई इज्जत कर नहीं रहा है, तो शायद हो सकता है कि सीएन वीएन पढ़ाओ तो थोड़ी सी सर रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाए। नहीं, सीएन सर पढ़ाने वालों की रिस्पेक्ट होती है वैसे। तो मैं अब सीएन सर का सीख रहा हूँ, और सबसे पहले मैं डीपीपी रिकॉर्ड करूंगा जो सर के पेंडिंग चल रहे हैं। उसके बाद वीकली टेस्ट के जो सॉल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, और उसके बाद जब मैं ये सीख जाऊंगा और सर से सर्टिफाइड हो जाएगी मेरी, तब जाके मैं चीजें रहूंगा। अच्छा, आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि सर पढ़ा भी रहे सीएन की, खाली शायरी वायरी बोलते हैं? नहीं भाई, मैं सारी वो अभी आप बता तो रहे थे क्या कि वो परखते रहे हमें उम्र भर, वो कौन सा था? उन्होंने हमें कॉल करना बंद कर दिया, क्या था वो? एक बार सुनाओ यार सर बच्चों को। अरे नहीं, अरे बच्चों को सुनाओ यार। बच्चों को वो क्लास की बात सुनाएंगे। अरे सर एक बार एक तो सुनाना बनता है, वो शायरी वो तो सुनाओ बच्चों को। कौन सी शायरी थी सर? अरे वो जो फोन किसी बहाने कॉल कर लो यार, बताओ। सुनाएंगे वो लास्ट में सर, लास्ट में। ऐसे नहीं होता चतुरामपाल, क्या सुनाओ आप। अरे सर वो मैं भूल गया, मैं क्या थी? मुझे क्या पता, आपकी शायरी थी ना। बहुत उदास है कोई, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो कॉल कर किसी बहाने से। वाह। हो सके तो कॉल कर किसी बहाने से। हो सके तो कॉल कर किसी बहाने से। तू लाख खफा सही, तू लाख खफा सही, मगर ये तो सोच कोई टूट गया है तेरे रूठ जाने से। वाह वाह मोदी जी, वाह। चलो ठीक है सर, क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई ठीक है। एक कह रहा है शायरी का भी बैच लाओ। चलो भाई, तो हम यहां पे थे, हमारे पास हमने क्या पढ़ा था? MIME इज यूज्ड टू कन्वर्ट नॉन टेक्स्ट डेटा टू टेक्स्ट डेटा एंड टेक्स्ट डेटा टू नॉन टेक्स्ट डेटा। यानी MIME हमारे पास नॉन टेक्स्ट डेटा को पहले टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और फिर हमारे पास टेक्स्ट डेटा को नॉन टेक्स्ट डेटा में। जैसे कि मान लो या मैंने ये लिखा है MIME इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म नॉन एस्काई डेटा टू एस्काई डेटा और वाइस वर्सा। यानी नॉन एस्काई को एस्काई में कन्वर्ट करता है और एस्काई को नॉन एस्काई में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो यार, यहां पे हमारे पास क्या है? ये यूजर है, ये हमारे पास सपोज नॉन एस्काई कोड है हमारे पास, ठीक है। शशिधर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये यूजर नॉन एस्काई कोड को, ये MIME मैंने लगाया है, MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो MIME क्या काम करता है? नॉन एस्काई कोड को 7 बिट एस्काई कोड में क्या करता है? हमारे पास कन्वर्ट करता है। और यहां पे हमारे पास अब SMTP के जो थ्रू हम सेंड कर रहे हैं, SMTP क्या सेंड कर सकता है? सिर्फ टेक्स्ट। तो यानी 7 बिट एस्काई कोड में कन्वर्ट किया। अब SMTP जो प्रोटोकॉल है वो 7 बिट एस्काई कोड भेज रहा है, ठीक है। SMTP ने क्या भेजा? 7 बिट एस्काई कोड। फिर ये 7 बिट जो एस्काई कोड है, MIME फिर इसको नॉन ASCII कोड में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, ठीक है। हाँ, ये राइटिंग चंदन सर की है, बिल्कुल पकड़ लिया तुमने भाई। ये मैं बना रहा था डायग्राम, चंदन सर बोले नहीं कि ये डायग्राम मैं बना देता हूं, तो मैंने कहा भाई आप बना दो। बिल्कुल सही पकड़े हो आप, ठीक है। ठीक है, तो यूजर हमारे पास नॉन ASCII कोड को हमारे पास यहां पे हमारे पास MIME ने क्या किया? 7 बिट ASCII कोड में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारे पास ये SMTP है, हमारे पास ये 7 बिट ASCII कोड हमने सेंड किया, और हमारे पास ये हमारे पास फिर यहाँ 7 बिट ASCII कोड जो हमारे पास है, ये हमारे पास नॉन ASCII कोड में बदल गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो थ्योरेटिकल ही पूछा जाएगा। नीचे क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? SMTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ये क्या है? स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है।
इट डज नॉट मेंटेन एनी इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर, यानी यूजर की कोई इंफॉर्मेशन ये मेंटेन नहीं रखता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे पास स्टेटफुल प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे पास स्टेटलेस प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे कि मान लो आप अमेजोन से कोई एक बुक खरीद कर लो, सपोज गेट की आपने बुक कोई परचेज की, ठीक है, तो आपको उसके बाद यदि आपने कोई एक बुक परचेज की तो सिमिलर टाइप की यानी गेट की ही बुक आपको दिखाने लगेगा। तो उसने क्या कर लिया, आपके डेटा को सेव कर लिया है कि भाई आप किस में इंटरेस्टेड हो, गेट की बुक में इंटरेस्ट। सपोज आपने कोई भी, सपोज आपने जूते खरीदे हैं वहां से, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टाइम में हमारे पास बाकी दूसरी ब्रांड्स के जूते आपको दिखाने लगेगा, ठीक है। तो यानी उसने आपकी इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया है, सेव कर लिया है, ठीक है। यहां पे हमारे पास स्टेटलेस का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखा गया है, कोई यहां पे समस्या नहीं है। जैसे कि मान लो मैं आपको बताऊं, इफ एन ईमेल इज आस्क्ड टू बी सेंड ट्वाइस, यदि आप मेल पहले भेज चुके हो किसी को, उसी सेम मेल को दोबारा सेंड कर रहे हो 1 मिनट के बाद ही, देन सर्वर रीसेंड इट विदाउट सेइंग दैट ईमेल हैज ऑलरेडी बीन सेंड। तो ये आपको ये नहीं बताएगा कि सेम ईमेल आप पहले सेंड कर चुके हो तो दोबारा मत करो। इसने आपकी इंफॉर्मेशन को, जो भी आपने मेल सेंड किया उसको कहीं सेव करके ऐसा नहीं रखा है। आपकी इंफॉर्मेशन को दोबारा भेजोगे तो आपको ये बताएगा ये मेल आपने अभी भी सेंड किया है, ठीक है। तो यानी ये क्या है, स्टेटलेस है हमारे पास। इट डज नॉट मेंटेन एनी इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर, यानी यूजर की इंफॉर्मेशन को ये मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। पॉप के बारे में बताएंगे भाई, रुक तो जाओ। चलो नेक्स्ट क्या है, SMTP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये पढ़ाने के बाद पूरे प्रोटोकॉल्स पढ़ाने के बाद मैं आपको एक 4 पेज का एक शॉर्ट नोट्स दूंगा, ठीक है। मैंने पूरे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को 4 टेबल में डिवाइड किया है, और वो 4 टेबल एक शॉर्टकट टेबल है। यदि लास्ट में आप वो 4 टेबल भी याद रख लोगे तो यानी जो भी मैं यहां पढ़ाऊंगा सारे पेज फाड़ के फेंक दोगे अपनी नोटबुक से, उसके बाद उन 4 पेजों को आप रखोगे तो आप गेट का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एक टेबल में, 3 से 4 टेबल मैंने आपको बनाई, 4 टेबल आई थिंक है, उन 4 टेबल में पूरा हम ये बताने वाले कि उन्हीं टेबल की हेल्प से, यदि आपने उस टेबल को याद कर लिया तो उसी टेबल की हेल्प से आप मोस्टली यानी 90% क्वेश्चंस तो आप गेट के उस टेबल से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, SMTP uses persistent TCP connection, तो इट कैन सेंड मल्टीपल ईमेल एट वंस, ठीक है। ये हमारे पास कनेक्शन क्या है, परसिस्टेंट है यानी परमानेंट। कनेक्शन हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक परसिस्टेंट होता है, एक नॉन परसिस्टेंट होता है। परसिस्टेंट मतलब परमानेंट, ठीक है, जब तक कि आप लॉग आउट नहीं करोगे वो लॉग आउट नहीं होगा। नॉन परसिस्टेंट, आपने लॉग इन किया, काम किया, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारे पास कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट के बारे में डिटेल में हम HTTP के बारे में पढ़ेंगे कि परसिस्टेंट हमारे पास क्या होता है, नॉन परसिस्टेंट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब है परमानेंट। SMTP इन बैंड प्रोटोकॉल, ये पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बैंड, इन बैंड का मतलब देखो, प्रोटोकॉल्स हमारे पास 2 टाइप के, कुछ प्रोटोकॉल्स इन बैंड प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे पास आउट ऑफ बैंड प्रोटोकॉल होते हैं। इन बैंड का मतलब क्या है, इन बैंड का मतलब है कंट्रोल इंफॉर्मेशन और डेटा दोनों एक ही पैकेट में क्या करेगी, मूव करेगी, उसको बोलते हैं इन बैंड प्रोटोकॉल, ठीक है। आउट ऑफ बैंड हमारे पास क्या होते हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन आप अलग से सेंड कर रहे हो, एक अलग कनेक्शन होगा, डेटा के लिए एक अलग कनेक्शन होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास होते हैं आउट ऑफ बैंड। यहां पे हमारे पास कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और हमारे पास डेटा दोनों एक ही कनेक्शन में हमारे पास मूव करेगा, इसलिए इसका मतलब क्या है, इन बैंड। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में पूछ लिया जाता है कौन सा प्रोटोकॉल इन बैंड है, कौन सा परसिस्टेंट है, कौन सा नॉन परसिस्टेंट है, कौन सा स्टेटलेस है, कौन सा स्टेटफुल है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, SMTP यूज फॉर पुश द ईमेल। मेल को पुश करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, SMTP यूज होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, SMTP पुश द मेल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट टू सर्वर पुश करेगा। ऑन द अदर हैंड इट नीड्स ए पुल प्रोटोकॉल। SMTP का काम क्या है, सिर्फ पुश करना। पुल के लिए, पुल का मतलब क्या है, डाउनलोड, और डाउनलोड के लिए हम दूसरा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। SMTP पुश द मेल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ऑन द अदर हैंड इट नीड्स ए पुल प्रोटोकॉल, यानी सर्वर की साइड हमको पुल प्रोटोकॉल्स की, रिसीविंग सर्वर जो है उसके साथ पुल प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे क्या लिखा है, POP3 एंड IMAP4 आर यूज्ड फॉर पुलिंग द मेल। मेल को पुल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है हमारे पास, यानी हमारे पास यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि मान लो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है ना आपका, देखो
पहले क्या करते हो, कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो ना, टीसीपी मैंने आपको बताया था, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट क्या है, 3 वे हैंडशेक है। हम अपने बारे में बताते हैं सारी चीजें। भाई हमारे पास मान लो आपने स्टार्टिंग में कोई रैंडम सीक्वेंस नंबर चूज किया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, भेजा कि मेरे पास इतनी स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, आपने अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताई, उसने भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताई। तो जो मैं इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा हूं, फिर आपने एक्नॉलेजमेंट भेजा, जो इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं, जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है उस समय जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो एक अलग कनेक्शन से शेयर हो रही है। जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो जब डेटा शेयर हो रहा है वो एक अलग कनेक्शन में शेयर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, POP3 एंड IMP4 आर यूज्ड फॉर पुलिंग द मेल। मेल को पुल करने के लिए POP3 IMP4 का क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा है हमारे पास, POP3 यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, यानी ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का लेटेस्ट वर्जन यानी वर्जन 3 है। पहले वर्जन 1 था, उसके बाद वर्जन 2 था, उसके बाद वर्जन 3। IMAP हमारे पास क्या है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी ये है हमारे पास इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। वैसे तो कभी इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, लेकिन आपको यानी आइडिया हो जाए कि भाई पॉप का मतलब क्या है और हमारे पास इसका मतलब क्या है। आउट ऑफ बैंड का भी एग्जांपल देंगे हमारे पास कमलेश भाई। FTP हमारे पास आउट ऑफ बैंड होता है तो उसकी भी बारे में बात करेंगे FTP में, ठीक है। नाउ ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास, लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, दिस पॉइंट इज रियली सेंडिंग के लिए, पुश के लिए, सेंड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पुश यूज यानी SMTP यूज कर रहे हैं, पुश करने के लिए SMTP, पुल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। जब मान लो आपके पास मेल पुश हुआ तो उस समय SMTP यूज हुआ। जब पुल कर रहे हो आप, जिस समय डाउनलोड कर रहे हो, वो हमारे पास क्या है, पॉप है। लेकिन जब वो पेज ओपन होता है एक वेब ब्राउजर के ऊपर, ब्यूटीफुल पेज, तो वो किसके थ्रू होता है, वो HTTP के थ्रू होता है। तो ये लाइन मैंने यहां पे लिखा है और नोट में इंपोर्टेंट भी लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज। ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम सेंडिंग मेल सर्वर टू रिसीविंग मेल सर्वर इज डन थ्रू SMTP। सेंडिंग मेल सर्वर टू रिसीविंग मेल सर्वर किसके थ्रू होता है, SMTP। फाइनली द मैसेज फ्रॉम रिसीविंग सर्वर टू वेब ब्राउजर, रिसीविंग सर्वर से वेब ब्राउजर पे हमारे पास ओपन होता है, इज डन थ्रू HTTP ओनली। इस लाइन को आप इंपोर्टेंट रख लें कि वेब ब्राउजर पे जब ओपन होगा पेज, कोई भी पेज, तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल होगा हमारे पास, HTTP यूज होगा। डाउनलोड जो हम कर रहे हैं उस समय हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, उस समय POP3 है। डाउनलोड होने के बाद जब पेज ओपन होगा ब्राउजर पे तो वो हमारे पास क्या होगा, HTTP प्रोटोकॉल का यूज होगा। इज इट क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, फटाफट से बताओ भाई ये क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए। बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपने याद रख लिया तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नाउ यहां से हमारे पास भाई पोस्ट ऑफिस POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, यहां से हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखा है, इट इज ए मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या है, मैसेज को एक्सेस करने के लिए, यानी रिसीविंग जो सर्वर है वहां से आपको मैसेज एक्सेस करना है यानी डाउनलोड करना है, ठीक है। इट इज ए पुल प्रोटोकॉल, ये पुल प्रोटोकॉल है बिल्कुल। POP3 यूजेस पोर्ट नंबर 110 एट TCP, यानी ये पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, 110 और TCP। ये लाइन इंपोर्टेंट है, पोर्ट नंबर पूछ सकता है कि POP3 का पोर्ट नंबर क्या है, और हमारे पास ये TCP है, UDP है, तो ये TCP। वैसे तो मैं आपको इन सारे पॉइंट्स को टेबल्स के थ्रू, यानी एक ही टेबल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स के मेंशन कर दूंगा, तो लास्ट में उस टेबल से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। POP3 कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। हमारे पास कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ POP3 यूजेस परसिस्टेंट TCP कनेक्शन, यानी ये भी मेरे पास परमानेंट TCP कनेक्शन यानी परसिस्टेंट है, ठीक है, यानी अपने आप लॉग आउट नहीं होगा। जब आप करोगे या टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा तभी हमारे पास ये लॉग आउट होगा, ठीक है। POP3 स्टेटफुल, मैंने आपको बताया था भाई, यहां से हमारे पास स्टेटफुल, स्टेटलेस का मतलब क्या है, स्टेटफुल का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करके रखा जा रहा है, स्टेटलेस आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करके नहीं रखा है, यूजर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेटलेस है। यूजर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, ठीक है। POP3 इज एन इन बैंड प्रोटोकॉल, ठीक है। इन बैंड यानी कंट्रोल इंफॉर्मेशन और डेटा इंफॉर्मेशन दोनों एक ही उसके साथ क्या होती है, शेयर होती है, ठीक है। अभी बताएंगे POP3 या IMAP है, अभी तो आजकल हम IMAP यूज कर रहे हैं दोस्तों, बताएंगे उसके बारे में, अभी आने वाले हैं, ठीक है। POP3 डज नॉट अलाउ यूजर टू पार्शियली चेक द कंटेंट ऑफ मेल
बिफोर डाउनलोडिंग। POP3 में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? डज नॉट अलाउ यूजर टू पार्शियली चेक द कंटेंट ऑफ द मेल बिफोर डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग से पहले आप पार्शियली मेल का कंटेंट चेक नहीं कर सकते थे, ठीक है। आपको पूरा मेल डाउनलोड करना पड़ता था, डाउनलोड करने के बाद ही आप उस मेल को रीड करते थे, ठीक है। पार्शियली डाउनलोडिंग की फैसिलिटी नहीं थी। पार्शियली हमारे पास डाउनलोडिंग का मतलब क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा, बात समझना, पहले व्हाट्सएप पे आप क्या होता था, मान लो किसी ने कोई वीडियो भेजी है तो आप वो घूम रहा है, जब तक पूरी वीडियो डाउनलोड नहीं होती थी आप देख नहीं सकते थे, वॉच नहीं कर सकते थे। वीडियो पहले डाउनलोड होती थी, पूरी डाउनलोड होने के बाद ही वीडियो आप देख सकते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है कि वीडियो पूरी प्रॉपर डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जितनी डाउनलोड हुई है आप देखते हो ना यार, जितनी डाउनलोड हो चुकी है उतना आप देख सकते हो। और जैसे कि मान लो कोई फाइल आई, ठीक है, आपके पास पार्शियली डाउनलोड का मतलब क्या है कि भाई आपके पास कोई फाइल है, 10 पेज की फाइल है, ठीक है, वो डाउनलोड हो रही है, लेकिन पहला पेज उसका डाउनलोड हो चुका है तो फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप फर्स्ट पेज को रीड कर सकते हो, इतने दूसरा पेज क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। बात समझ में आ रही? ये फैसिलिटी हमारे पास POP3 के अंदर अवेलेबल नहीं थी। डज नॉट अलाउ यूजर्स टू पार्शियली चेक द कंटेंट ऑफ द ईमेल बिफोर डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग से पहले आप पार्शियली को चेक नहीं कर सकते। POP3 does not allow user to organize the mail on the mail server, यानी मेल सर्वर के ऊपर आप मेल को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। यानी ऐसा नहीं है कि आपने फोल्डर बनाया मेल्स का, भाई ये इसका फोल्डर है, यहां से मेल आए, ये इसका फोल्डर है, ये इसका फोल्डर है, यानी वहां पे आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन ये IMAP4 के अंदर जो यहां पे समस्याएं हैं, उन समस्याओं को क्या किया गया, दूर किया गया। POP3 does not allow users to organize the mail on the mail server, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? POP3 हैज 2 मोड्स, 2 मोड होते थे हमारे पास, द डिलीटेड मोड एंड द कीप मोड, ठीक है। एक डिलीटेड मोड होता था, एक कीप मोड होता था। इन द डिलीटेड मोड द मेल इज डिलीटेड फ्रॉम द मेल बॉक्स आफ्टर ईच रिट्रीवल। आपने उस मेल को रिट्रीव कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है, तो वो डिलीट हो जाती थी मेल सर्वर से, ठीक है, कि भाई आपने रीड कर डाउनलोड कर लिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो अपने आप डिलीट हो जाती थी। ये होता था डिलीटेड मोड, ठीक है। इन द कीप मोड, कीप मोड में हमारे पास क्या होता था, मेल्स रिमेन्स इन द मेल बॉक्स आफ्टर रिट्रीवल, यानी रिट्रीवल के बाद भी मेल बॉक्स में वो मेल रहती थी, यानी डाउनलोड यानी डिलीट नहीं होती थी। तो डिलीटेड मोड पे भी कुछ लोग रखते थे। डिलीटेड मोड पे कब रखोगे आप? यार यदि एक बार बताओ, आप अपने परमानेंट कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, मान लो आपका कंप्यूटर है, घर का कंप्यूटर है जिस पे आप काम कर रहे हो, आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को सेव कर लिया है, और सेव कर लिया तो उसके बाद फिर आपको वो डिलीट कर भी हो भी जाए वहां से तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप अपने ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और अपने कंप्यूटर पर सारा डेटा आप क्या करके रख रहे हो, सेव करके रख रहे हो, ठीक है। अब मान लो यदि आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से काम नहीं कर रहे हो, सपोज ऑफिस से काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप कीप मोड पे रखो उस समय कि भाई आपका कंप्यूटर तो है नहीं, वो दूसरे का कंप्यूटर है, ठीक है, तो आप वहां अपनी फाइल्स हो सकता है कि सेव कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो नॉर्मली वो लोग उस समय क्या करते थे, भाई कीप मोड पे रखते थे कि जिससे कि फाइल डिलीट ना हो, ठीक है, बाद में मैं उसको एक्सेस कर पाऊं। मान लो आज इस कंप्यूटर पे, मान लो आपको आज एक कंप्यूटर मिल गया, उस पर आप थे, ठीक है, आपने वहां सेव कर लिया, बाद में आपका कंप्यूटर चेंज हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि वही कंप्यूटर आपको डेली यूज। कंपनी में ऐसा होता है कि आज आपकी सीट ये है तो कल को दूसरी सीट हो सकती है, कल को आपको दूसरा लैपटॉप मिल जाएगा, दूसरा कंप्यूटर मिल जाएगा। तो मोस्टली लोग उस समय हमारे पास जो अपने कंप्यूटर पे काम करते थे घर पे हमारे पास, तो वो डिलीट मोड पे रखते थे, नहीं तो आप कीप मोड पे रखते थे कि भाई ठीक है, कि यानी मैं लैपटॉप चेंज करता हूं तो वहां पे उस मेल को क्या कर पाऊं, एक्सेस कर पाऊं। परमानेंटली एक ही कंप्यूटर पे काम करो, डिलीट मोड पे रखो, नहीं तो आप कहां रखो, आपके पास कीप मोड पे रखो, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या था, IMAP4 की बात कर लेते हैं। ये IMAP4 हमारे पास क्या है, इंपोर्टेंट है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये क्या है, वर्जन 4 है IMAP का, ठीक है। IMAP4 इज सिमिलर टू POP3, ये हमारे पास POP3 के सिमिलर ही है, बट इट हैज मोर फीचर्स, इसके अंदर फीचर्स ज्यादा हैं। IMAP4 इज मोर पावरफुल एंड मोर कॉम्प्लेक्स, यानी ये ज्यादा पावरफुल है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, IMAP4 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एक्स्ट्रा फंक्शंस। यार IMAP4 हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्या है हमारे पास, ए यूजर कैन चेक द ईमेल हेडर प्रायर टू डाउनलोडिंग। डाउनलोड करने से पहले आप हेडर चेक कर सकते हो। हेडर चेक करने का मतलब क्या है, आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में आपके पास कोई मेल आता है जीमेल के ऊपर, तो आपने मेल डाउनलोड नहीं किया फिर भी आपको हेडर तो लिख जाएगा, यानी मेल कहां से आया है, किसके रिगार्डिंग। सपोज आपके पास एक मेल आया
पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। तो आपने बेशक मेल ओपन नहीं किया, लेकिन ऊपर से आप हेडर रीड कर सकते हो, भाई कहां से मेल आया, पीडब्ल्यू, सब्जेक्ट क्या है भाई साहब, टेस्ट सीरीज का है, ठीक है। टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए हमारे पास एक मेल आया है कि टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। तो वहां पे हमारे पास डाउनलोडिंग से पहले उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, हमने टेस्ट सीरीज का पूरा ब्राउजर भी बनाया है भाई, पीडीएफ बनाया है 20 पेज का 30 पेज का, जो उसके अंदर पूरा प्लान्स लिखा हुआ है, वो आपने डाउनलोड नहीं किया है। उससे पहले भी आप हेडर तो रीड कर सकते हो कि भाई ये यानी किसके लिए मेल आया है, रिगार्डिंग व्हाट, ठीक है। कहां से आया है, रिगार्डिंग व्हाट, पीडब्ल्यू से आया है, रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो यानी ए यूजर कैन चेक द ईमेल हेडर प्रायर टू डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग से पहले आप हेडर चेक कर सकते थे। नेक्स्ट क्या है, ए यूजर कैन सर्च द कंटेंट ऑफ द ईमेल फॉर ए स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर प्रायर टू डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग से पहले आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर को भी सर्च कर सकते हो कि ये कैरेक्टर इस मेल के अंदर है या नहीं है। सपोज आपको अपना नाम सर्च करना है, ANKIT, वो है या नहीं, तो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूजर कैन पार्शियली डाउनलोड द ईमेल। पार्शियली डाउनलोडिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। पार्शियली डाउनलोड का मतलब है कि भाई आपकी पूरी फाइल डाउनलोड नहीं हुई है, पहला पेज डाउनलोड हो गया तो वो ओपन हो जाएगा, आप उसको रीड कर सकते हो, बाकी फाइल डाउनलोडिंग हो रही है। तो पार्शियली डाउनलोडिंग की फैसिलिटी पहले व्हाट्सएप के ऊपर भी नहीं थी भाई, वीडियोस आपके पास कोई आती थी पूरी डाउनलोड होती थी, उसके बाद ही आप वो वीडियो प्ले हो सकती थी। लेकिन आज की डेट में पूरी डाउनलोड नहीं हुई है, जितनी डाउनलोड हुई है वो वीडियो प्ले हो जाती है, ठीक है। यूजर कैन क्रिएट, डिलीट और रीनेम द मेल बॉक्स, यानी आप क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो मेल बॉक्स ऑन द मेल सर्वर, ठीक है। जो भी आपको करना है वो आप यहां से कर सकते हो। यूजर कैन क्रिएट ए हायरार्की ऑफ मेल बॉक्स इन ए फोल्डर फॉर ईमेल स्टोरेज। आप अपने हिसाब से फोल्डर्स बना सकते हो। POP3 के अंदर ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, लेकिन यहां पे आप अपने हिसाब से फोल्डर्स, ये सारी चीजें आप बना सकते हो। यानी ये किसके अंदर है दोस्तों, ये फंक्शन है IMAP4 के अंदर, जो कि हमारे पास, यानी ये एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं हमारे पास। यदि आपको बात की जाए 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर और 7th नंबर, जो फंक्शंस हमारे पास किसके अंदर नहीं थे, POP3 के अंदर नहीं थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IMAP मैंने शॉर्ट में बताया है। IMAP क्या है, पुल प्रोटोकॉल है, ये पुल प्रोटोकॉल। IMAP यूजेस पोर्ट नंबर 143 या TCP। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा पुल है कौन सा पुश है। लेकिन मैं लास्ट में एक टेबल बनाई है जिससे कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि कौन सा, मैंने आपको क्या किया है, कौन सा पुश है, कौन सा पुल प्रोटोकॉल है, कौन सा परसिस्टेंट है, कौन सा नॉन परसिस्टेंट है, कौन सा इनबैंड है, कौन सा आउटबैंड है, पूरा एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हो सकता है आपको याद रखना डिफिकल्ट हो, लेकिन जब मैं आपको टेबल समझाऊंगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। IMAP इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये भी कनेक्शन ओरिएंटेड है। IMAP यूजेस परसिस्टेंट TCP कनेक्शन, ये भी परसिस्टेंट है। IMAP इज स्टेटफुल प्रोटोकॉल, ये हमारे पास स्टेटफुल है। IMAP इज इनबैंड प्रोटोकॉल, ये हमारे पास क्या है, इनबैंड है, यानी कंट्रोल इंफॉर्मेशन और डेटा इंफॉर्मेशन दोनों हमारे पास एक ही कनेक्शन में क्या करने वाली है, मूव करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो कुछ पॉइंट हैं, आप देख रहे हो हमारे पास भाई POP3 एंड IMAP4। तो क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप ये वाला पॉइंट्स एक बार पढ़ लीजिए, क्या पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं, ये एक पॉइंट एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है हमारे पास, मेल्स कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम ए सिंगल डिवाइस, सिर्फ सिंगल डिवाइस से मेल एक्सेस कर सकते थे। मेल कैन बी एक्सेस फ्रॉम ए मल्टीपल डिवाइस। मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं जिससे कि और कहानी थोड़ी बेटर हो जाए। यहां पे हमारे पास, मैं आपको ऐसा करता हूं, यहां पे लिख देता हूं। एक कहानी हमारे पास ये भी थी भाई, जैसे कि मान लो हमारे पास एक कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, तो वो कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई क्लाइंट X है, क्लाइंट X हमारे पास क्लाइंट Y को कोई मैसेज भेजना चाहता है। क्लाइंट X क्या करना चाहता है, क्लाइंट X हमारे पास क्लाइंट Y को क्या करना चाहता है, कोई मैसेज भेजना चाहता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई मेल भेजना चाहता है क्लाइंट X किसको, क्लाइंट Y को, तो यार दोनों का जो क्लाइंट है उनका अकाउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सपोज हमारे पास ये सर्वर है, ठीक है भाई, सर्वर के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि मान लो दोनों हमारे पास जीमेल ही यूज कर रहे हैं, तो यार जीमेल के सर्वर पे इन दोनों का, क्लाइंट X का क्लाइंट Y का हमारे पास क्या होगा, अकाउंट होगा। यदि आप मेल सेंड करना चाहते हो तो यही सर्वर के ऊपर आपका अकाउंट होना क्या है दोस्तों, जरूरी है। मान लो मेरे पास ये सर्वर है, मान लो ये मेरे पास सर्वर है, कोई स्टूडेंट बताएगा अकाउंट होने का मतलब क्या है। एनीवन कैन टेल मी, एनीवन कैन टेल मी अकाउंट होने का मतलब क्या है।
कि यानी आपका सर्वर के ऊपर अकाउंट है, तो इसका मतलब क्या है? कोई स्टूडेंट बताएगा भाई? अकाउंट होने का मतलब यह है कि क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई का यदि अकाउंट है हमारे पास, तो इसका मतलब जीमेल पे अकाउंट है, तो उनके लिए यानी क्लाइंट एक्स के लिए, क्लाइंट वाई के लिए स्पेस एक सर्वर के ऊपर रिजर्व हो जाती है, यानी स्पेस मिल जाता है। तो भाई यहां पे हमारे पास ये कोई स्पेस है सर्वर एक्स के लिए, ये कोई स्पेस है सर्वर वाई के लिए, ठीक है। यानी यहां पे हमारे पास कोई एक्स के लिए कोई स्पेस है, कोई वाई के लिए कोई स्पेस, ठीक है। तो यानी हमारे पास ये सर्वर था, यानी हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के लिए एक स्पेस क्या हो गई है? क्रिएट हो गई है, ठीक है। एक मेमोरी क्या हो गई है? क्रिएट हो गई, यानी स्पेस रिजर्व हो गई, ठीक है, एक्स और वाई के लिए। अब कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन हमारे पास क्या होता है? कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये होता है कि सर भाई एक्स जब भेजना चाहता है, सपोज आपने एक मेल लिखा, ठीक है, आप जो मेल हमारे पास क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई को भेजना चाहते हैं, आपने जो मेल लिखा, मेल लिखने के बाद आप सेंड बटन पे क्लिक किया। सेंड बटन पे क्लिक करने का मतलब क्या? एनीवन कैन टेल मी, सेंड बटन पे यदि क्लिक किया तो उसका मतलब क्या है? कोई स्टूडेंट बताएगा? तो सेंड बटन पे क्लिक करने का मतलब यह है कि भाई यदि आपने सेंड किया तो मेल क्लाइंट वाई के पास नहीं गया है। क्लाइंट सेंड बटन पे यदि आपने क्लिक किया तो भाई मेरे दोस्त वो जो मेल है वो यहां से क्लाइंट एक्स से हमारे पास, क्लाइंट एक्स किसको भेजना चाहता है? क्लाइंट वाई को भेजना चाहता है। भाई यहां पे हमारे पास मैं लिख दूं, क्लाइंट एक्स किसको सेंड करना चाहता है? क्लाइंट वाई को। तो भाई मेल हमारे पास यहां आएगा, यानी यहां से हमारे पास यहां से हमारे पास यहां है, मेल सर्वर पे जाएगा। कहां जाएगा हमारे पास? मेल सर्वर के। उसके बाद यानी अभी हमारे पास ये रिसीवर के कंप्यूटर पे नहीं पहुंचा है। बहुत सारे लोगों को ये इल्यूजन होता है कि भाई ये रिसीवर के कंप्यूटर, मैंने सेंड किया तो रिसीवर के कंप्यूटर पे पहुंच गया। ना 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 भाई। और जिस समय ये मेल सेंड हो रहा है, यानी वाई के लिए जो स्पेस क्रिएट थी, मान लो वाई जो हमारे पास क्लाइंट था उसके लिए जो स्पेस थी जीमेल सर्वर के ऊपर, यानी वाई के सर्वर जो वाई के लिए स्पेस मिली थी सर्वर पे, उस स्पेस में जाके हमारे पास क्या हो गया है? स्टोर हो गया। यानी क्या हो गया है? वहां पे स्टोर हो गया। यानी वाई के लिए, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, आप अपने फ्रेंड को मेल भेज रहे हो तो आपके फ्रेंड के लिए जो स्पेस मिली थी सर्वर पे, भाई हर एक अकाउंट के लिए एक स्पेस मिलती है, तो उस स्पेस में जाके क्या हो गया? वो मैसेज सेव हो गया। मेल में जाके क्या हो गया? यानी उस मेल बॉक्स में क्या हो गया? सेव हो गया। अब उसके बाद अब जो यहां से यहां हुआ, यहां से यहां क्या हुआ? यानी क्लाइंट एक्स ने क्या किया? इस मेल को पुश किया है सर्वर के पास। क्या किया है दोस्तों? पुश किया है सर्वर के पास। तो जब मैं पुश कर रहा हूं तो उस समय किस प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है? एसएमटीपी। फिर क्या होगा हमारे पास? ये वाई के लिए जो स्पेस थी वो हमारे पास इस स्पेस में मेल आ चुका है। अब हमारे पास ये क्या होगा? यहां पे हमारे पास इस मेल को डाउनलोड कर लिया जाएगा और ये डाउनलोड करने के बाद फिर जो वाई है यहां पे हमारे पास ये क्या यूज होगा? हमारे पास पुल प्रोटोकॉल, यानी हमारे पास पुल करेंगे। पुल हमारे पास कौन सा होता है? पॉप3। पॉप3 और IMP4। बताओ भाई ये वाली बात कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गई? ये वाली बात कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गई? फटाफट से बताओ। ठीक है, अरे एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई डू नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है पहले तो अपने मेल सर्वर पे पुश करेगा ना यार, उसके बाद तो मेल सर्वर पे पुश करेगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक चीज मैं आपको और बता दूं यार, POP3 ये तो मैंने एक नॉर्मल कहानी बता दी, एक ये नॉर्मल कहानी बता दी कि नॉर्मल कहानी में हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। बस x का स्पेस देन y का स्पेस, डायरेक्ट y का स्पेस इन सर्वर। अरे भाई यार आपके पास स्पेस नहीं होगा तो आप मेल कैसे सेंड कर सकते हैं
दो ही बार यूज होता है। मैं यहां पे पॉइंट समझा रहा हूं दूसरा यार, उससे मत जाओ आप, ठीक है। यहां दूसरा पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नाउ यहां पे आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन POP3 एंड IMAP, क्या हमारे पास डिफरेंस इन दोनों के अंदर है? ठीक है। अब मैं आपको बताऊं भाई, हमारे पास ये कोई क्लाइंट है, ठीक है, मान लो ये कोई क्लाइंट मान लो, ये मान लो हमारे पास कोई सर्वर है, ये मान लो हमारे पास कोई क्लाइंट वाई है, ये मान लो हमने क्लाइंट एक्स ले लिया, ये हमारे पास कोई सर्वर है यार, ये हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास। अब एक बात समझना, हमारे पास मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यदि आपने क्या किया है, सेम मेल आपने दो जगह सेम मेल आपने क्या कर रखा है, दो जगह ओपन कर रखा है, एक अपने मोबाइल के अंदर, एक अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो यानी यहां से हमारे पास आपने क्या कर रखा है भाई, यहां से वाई ने हमारे पास सेम मेल दो जगह कर रखा है, एक हमारे पास क्या कर रखा है मोबाइल फोन के अंदर, यहां पे हमारे पास मोबाइल के अंदर कर रखा है, और एक आपने क्या कर रखा है हमारे पास लैपटॉप के अंदर सपोज कर रखा है। सेम मेल आप दो डिवाइस पे ओपन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो यहां से हमारे पास भाई जो मैंने बताया था आपको कि यानी एक्स और वाई के लिए जो स्पेस क्रिएटेड है हमारे पास, मैं यहां मान के चल रहा हूं हमारे पास ये सेम सर्वर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का हमारे पास एक ही सर्वर है, इसलिए मैंने आपको बताया था पहले कि दोनों जीमेल के सर्वर पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे कोई स्पेस मेरे पास ये एक्स के लिए थी, ये स्पेस कोई वाई के लिए थी, यहां पे हम एक चीज और समझ रहे हैं, ठीक है। तो यानी यहां से एक्स ने भेजा हमारे पास, यहां पे हो गया। उसके बाद यदि आपने क्या किया, यहां से हमारे पास, तो यहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, यहां पे यूज हो रहा है हमारे पास पुश प्रोटोकॉल, यानी पुश का मतलब है दोस्तों SMTP, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या किया, यानी मोबाइल में आपने क्या कर लिया दोस्तों, पुल कर लिया, यहां पे क्या कर लिया आपने, मोबाइल में पुल कर लिया, ठीक है। पुल के लिए आपका क्या यूज हुआ, पॉप या IMAP। मान लो मैं यहां पे सिंपली POP3 यूज कर रहा हूं, POP3 में क्या होता है हमारे पास, और यानी इसमें क्या होता है, ये POP3 का पॉइंट समझ लो, ठीक है। तो यदि आपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया, तो जैसे ही मोबाइल में डाउनलोड हुआ, आप सेम मेल को लैपटॉप में डाउनलोड नहीं, ये फैसिलिटी POP3 के अंदर अवेलेबल नहीं, यानी सिर्फ एक ही डिवाइस में मेल एक्सेस होता था। यहां पे हमारे पास मेल आपने एक्सेस हुआ, उसके बाद मेल सर्वर से क्या हो जाता था, डिलीट हो जाता। यहां पे आपने एक्सेस किया यानी मोबाइल के अंदर, तो यानी ये मेल आप लैपटॉप में ओपन नहीं कर सकते थे, यानी मेल जैसे ही यहां पे डाउनलोड हुआ तो वो मेल क्या हो जाता था, डिलीट हो जाता था, यानी सर्वर के पास उसकी कॉपी अवेलेबल होती ही नहीं थी। कॉपी अवेलेबल नहीं होती थी तो आप लैपटॉप में डाउनलोड नहीं, तो यानी ये हमारे पास इसलिए प्रॉब्लम थी, यानी एक ही डिवाइस में हम इस मेल को क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे, किसके अंदर, POP3 के अंदर। जबकि मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहां से हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पे हमारे पास कुछ ऐसा ले लेते हैं, मान लो सेम कहानी यहां पे भी हमारे पास, ये पॉइंट मैं आपको IMAP4 में बता रहा हूं भाई, ये पॉइंट किसके रिगार्डिंग है, ये रिगार्डिंग है IMAP4 के रिगार्डिंग, ठीक है। मान लो हमारे पास ये क्लाइंट कोई एक्स है, ये क्या है हमारे पास, क्लाइंट एक्स है, और ये हमारे पास कोई सर्वर है, और ये मेरे पास दोस्तों क्या है हमारे पास, यानी ये क्लाइंट वाई है, ये क्लाइंट क्या है, वाई है, ये इसने मोबाइल से हमारे पास ओपन कर रखा है, जैसे कि मान लो पहले मैंने एग्जांपल दिया था, ये क्लाइंट वाई था, ठीक है,
क्लाइंट वाई मोबाइल, ये भी हमारे पास क्लाइंट वाई का लैपटॉप था। तो ये भी हमारे पास मान लो क्लाइंट वाई का मोबाइल है, ये मेरे पास क्लाइंट वाई है, ये उसका लैपटॉप है। तो मान लो हमारे पास जैसे कि मान लो यहां सर्वर पे मेरे पास स्पेस है एक एक्स के लिए एक वाई के लिए, मान लो ये मेरे पास एक्स है, ये मान लो मेरे पास क्या है वाई है, ठीक है। तो ये यदि हमारे पास भेज रहा है, हमारे पास यहां पे भेज दिया, तो हमने क्या कर दिया, पुश का यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया, पुश का यूज कर लिया, ठीक है। पुश के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, एसएमटीपी। अब जब यहां से आप बात समझना बहुत गहराई की, यहां पे बात समझना, जब वाई आपने अपना IMV4 में क्या होता है, यदि आपने मेल मोबाइल में डाउनलोड किया, यदि आपने मेल मोबाइल में डाउनलोड किया, यदि मेल आपने मोबाइल में डाउनलोड किया, तो ऑटोमेटिकली वो मेल आपके लैपटॉप में भी आ जाता है। लैपटॉप में आपको द्वारा डाउनलोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, दोनों साइड ऑटोमेटिकली। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, आज की डेट में आप देखोगे IMV4 हम यूज कर रहे हैं जीमेल के ऊपर यदि आपने कोई मेल रीड कर लिया है, मार्क एज रीड कर लिया, यदि मार्क एज ए रीड आपने मोबाइल में कर लिया है, तो मार्क एज ए रीड हमारे पास यहां पे भी आएगा। यानी लैपटॉप में भी वो मार्क एज ए रीड ही आएगा, मार्क अनरीड नहीं आएगा। कि आपके पास मेल आया, आपने अपने मोबाइल में ओपन कर रखा है जीमेल, आपने क्या कर लिया, उसको रीड कर लिया, आप यदि उस वेब से खोलोगे, यानी लैपटॉप में खोलोगे वेब पे जाके, तो भी वो मार्क एज ए रीड ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपने और हमारे पास क्या कर दिया, यदि आपने कोई मेल है वो मोबाइल से डिलीट कर दिया, तो मेल ऑटोमेटिकली लैपटॉप से भी क्या हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो क्या है भाई, पहले ऐसा नहीं होता था। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको जीमेल का एक्सेस मांग लिया कि भाई एक काम करो, जीमेल का एक्सेस दे, ठीक है, और आपने जीमेल का एक्सेस दे दिया। अब किसी का आपके पास मैसेज आया, तो पहले क्या होता था, ऐसा नहीं था कहानी हमारे पास POP 3 में ऐसी कहानी नहीं थी। POP 3 में यदि आपने डिलीट किया तो दूसरी साइड डिलीट नहीं होता था, रहता था, वो सामने वाला पढ़ सकता था। आज की डेट में क्या है कि यदि मान लो कहीं से आपके पास ऐसा मेल आया है, तो आप अपने फोन में यदि डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। यदि आपके किसी फ्रेंड ने यहाँ एक्सेस कर रखा है आपकी मेल आईडी से, ठीक है, तो भाई उसको वो डिलीटेड ही रहेगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं रहेगा वो उस मेल को पढ़ पाए, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं रहा है कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क तो ऐसा कहता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, तो मैंने करके भी देखा है भाई कि क्या यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ तो उधर डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड प्रोटोकॉल। सिंक्रोनाइज्ड प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो एक से ज्यादा डिवाइस में यहां पे एक्सेस कर सकते हैं वहां पे हमारे पास ऐसा नहीं था। पहले देख लिया तो फिर तो भाई जान जानी ही एक्चुअल में क्या था, मैं आपको एक कहानी बताता हूं यार, ठीक है। मेरे जीमेल का अकाउंट जो था, तो वो क्या था, मतलब सेम एक्सेस मेरी वाइफ के पास भी था। तो क्या होता था, तो वैसे तो उस पर कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं आता था। तो जैसे कि बैंक वाले क्या हैं, जैसे कि मान लो आज की डेट में क्या होता था कि मान लो आप पैसे निकालते हो अकाउंट से, तो मेल कर देते हैं आपके, भाई इतने पैसे आपने अकाउंट से निकाले हैं और यहां इस लोकेशन से निकाले हैं, ठीक है, इसने आपने निकाले। तो मेरा ICI का अकाउंट था, तो वहां पे क्या होता था कि पता चलता था कि भाई इतने पैसे आपने यहाँ पे डेबिट कर लिए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है यार, मान लो पैसे निकाले हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि मतलब किसी ऐसे काम के लिए निकाले कि आप बता नहीं सकते, ठीक है, किसी को, ठीक है। अब कितनी बार जैसे कि मान लो आपने बोला कि भाई मतलब आप आज क्लास ले रहे हो, ठीक है, आप क्लास में हो, ठीक है, आप क्लास में हो नहीं, आप कर रहे हो पार्टी, ठीक है। अब आपने पार्टी का वहां बिल आपके सिर आ गया, ठीक है, तो आपने कार्ड अपना स्वैप करा दिया, और स्वैप करा है तो जैसे ही मेल पहुंचा कि यार आप तो क्लास में थे, आपने बोला 7 से 11 क्लास चलेगी, लेकिन ये तो आपका कार्ड स्वैप हुआ है, आप इस होटल में हो, ठीक है तो वहां पंगा फंस जाता था, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत चीज है कि यदि 5,000 रुपये मैं खर्च कर रहा हूं अपने अकाउंट से, तो सारी इंफॉर्मेशन वाइफ के पास जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि नहीं जानी चाहिए, ठीक है, इतना प्रेम भी ठीक नहीं है।
तो फिर मैंने वो मेल को क्या किया भाई मैंने कहा यार देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यदि मैं पासवर्ड चेंज करूंगा तो फिर समस्या आ जाएगी कि आप छुपा रहे हो, तो छुपाना तो कुछ हो नहीं सकता। तो फिर मैंने वो मेल भाई क्या किया, वो अनसब्सक्राइब करवाया आईसीआई बैंक में जाके। भाई मेरे अकाउंट से पैसा निकल रहा है तो आप उसको मेल भेजो ही मत मुझे, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, ठीक है, मेल नहीं आना चाहिए। तो आज की डेट में मेल नहीं आता है लेकिन यार ये वाली बात यदि वाइफ को पता चल गई तो मुझे बहुत मारेगी, ठीक है, तो ये मैं कभी बताऊंगा भी नहीं, ऐसा हुआ है। तो ये एक कहानी थी तो मान लो ये हमारे पास भाई यही पॉइंट हमारे पास ये लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है अरे भाई ये क्लिप मत काटना यार प्लीज, ठीक है अरे मैंने कितनी बार अनसब्सक्राइब किया लेकिन फिर भी वो मेल भेजते थे। वहां पे कोई मेल आता है ना तो वो बोलते कि भाई अनसब्सक्राइब कर दो आप, मैंने अनसब्सक्राइब किया तब भी वो मेल भेजते थे। बैंक को बोला कि भाई स्पेशली आप ऐसा करो, मेल ही नहीं आना चाहिए, कुछ जुगाड़ सेट कर दो, मेल आईडी मेरी डिलीट कर दो यहां से, ठीक है चलो यहां से देखते हैं, ये है POP3, ये हमारे पास है IMAP4, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों में हम अंतर समझेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मेल्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड इन फॉर्म सिंगल डिवाइस। मेल कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम ए सिंगल डिवाइस, यानी सिंगल डिवाइस से आप मेल एक्सेस कर सकते थे, दो डिवाइस में आप मेल एक्सेस यहां पे नहीं कर सकते थे, ठीक है। यहां पे क्या है, मेल कैन बी एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस, मल्टीपल डिवाइस में आप मेल को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आज की डेट में आप मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप में भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड द ईमेल फ्रॉम सर्वर टू ए सिंगल कंप्यूटर, डाउनलोड किया सिंगल कंप्यूटर पे एंड कॉपी एट द सर्वर इज डिलीटेड, यानी डाउनलोड किया, डाउनलोड होने के बाद कॉपी सर्वर से क्या हो जाती थी, डिलीट हो जाती थी, इसलिए आप लैपटॉप में डिलीट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ईमेल मैसेज इज स्टोर्ड ऑन द मेल सर्वर इटसेल्फ, यानी मेल सर्वर पे आपकी कॉपी वो पड़ी रहेगी, आप कितनी भी बार क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं इसमें क्या था, यूजर कैन नॉट ऑर्गेनाइज द मेल इन द मेल बॉक्स ऑफ द मेल सर्वर, यूजर मेल को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता था, कोई फोल्डर्स वगैरह कुछ नहीं बना सकता था। यहां पे क्या है, यूजर कैन ऑर्गेनाइज मेल्स ऑन द मेल सर्वर, यानी मेल सर्वर के ऊपर आप मेल को क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ यूजर्स टू सिंक द ईमेल, यहां पे हमारे पास सिंक नहीं होता था, यदि आपने लैपटॉप से डिलीट किया तो, यानी आपने मोबाइल से डिलीट किया तो लैपटॉप से डिलीट नहीं होता था, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, यदि आपने डिलीट किया लैपटॉप से मेल तो वो मोबाइल से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, मोबाइल से डिलीट किया लैपटॉप से भी डिलीट हो जाएगा। तो इट अलाउस यूजर टू सिंक देयर ईमेल, ये हमने पॉइंट अभी आपको बताया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड प्रोटोकॉल, यानी IMAP4 को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड ईमेल। यहां हमारे पास पॉइंट क्या है, इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज ऑल द चेंजेस मेड ऑन ए डिवाइस डज नॉट इफेक्ट द कंटेंट प्रेजेंट ऑन द सर्वर, यानी सर्वर पे जो आपने डिवाइस में चेंज किया है, सर्वर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन यहां पे क्या है, इट इज बाई डायरेक्शनल, ऑल द चेंजेस मेड ऑन द सर्वर और डिवाइस आर मेड ऑन द अदर साइड, यानी सर्वर के ऊपर या डिवाइस में जो भी आपने चेंज किया, यदि आपने मोबाइल से डिलीट कर दिया तो वो लैपटॉप से भी डिलीट हो जाएगा, यानी कोई आपको नहीं देख पाएगा ठीक है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट है, बाई डायरेक्शनल है, ऑल दी बाई डायरेक्शनल, ऑल दी चांसेस, ऑल दी चेंजेस, यार ये चेंजेस है, ये चांस कर दिया, ऑल दी चेंजेस मेड ऑन द सर्वर और डिवाइस आर मेड ऑन द अदर साइड टू, यानी अदर साइड भी वो हमारे पास चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास IMAP, और हमारे पास किसके बारे में दोस्तों, यानी इसके बारे में, ठीक है। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया भाई, फटाफट से बताओ। लास्ट पॉइंट क्या है, यूनिडायरेक्शनल, ऑल द चेंजेस मेड ऑन द डिवाइस डज नॉट इफेक्ट द कंटेंट प्रेजेंट ऑन द सर्वर, डिवाइस पे आपने चेंज किया है, सर्वर पे कुछ चेंज नहीं होता था। या आपने मान लो एक डिवाइस से चेंज कर दिया, ठीक है, एक डिवाइस से आपने चेंज कर, दूसरे डिवाइस पे चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो रहेगा। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, यदि आपने एक डिवाइस या सर्वर से जो चेंज किया है वो चेंज परमानेंट बन जाएंगे, ठीक है, वो चेंज परमानेंट बन जाएंगे, सिंपल।
बताओ भाई। तो इसके बाद हम बात करते हैं यार, अच्छा ये क्लियर है? ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, हमारे पास 2 मिनट का समय दीजिए भाई, 2 मिनट का समय बस। हाँ थैंक यू। चलो, एक भाई एक अर्जेंट मैसेज था तो उसका रिप्लाई देना था। अभी वाइफ की बात चल रही थी, उसी का एक मैसेज आया। चलो, यहां से मैं एक पॉइंट और आपको बता देता हूं यार। SMTP uses base 64 encoding। अरे नहीं भाई, वो वैसे भी सोशल मीडिया पे है नहीं उतना, तो आप ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है। चलो, बेस 64 का मतलब क्या है? मान लो ये x है, ये y है, ठीक है। यहां पे इसका बेस है 64। बेस कितना है? 64। बेस कितना है मेरे पास? 64। तो बेस 64 का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त, वो हमारे पास 0 से 63 हो सकती है। जो y की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी हो सकती है? 0 से। बात क्लियर है? यानी यहां पे हमारे पास x जो है उसकी वैल्यू भी 0 से 63 और y की वैल्यू मेरे पास क्या हो सकती है? 0 से 63। भाई बेस हमारे पास 2 होता है बाइनरी का, तो नंबर्स क्या होते हैं? 0 से 1। बेस 8 होता है, नंबर्स क्या होते हैं? 0 से 7। और हमारे पास यदि बेस हमारे पास 16 होता है, नंबर्स होते हैं 0 से 15। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब एक बात बताओ यार, नंबर्स क्या होंगे 0 से 63? आप मुझे बताओगे 0 से 63 लिखने के लिए कितनी बिट चाहिए? एनीवन कैन टेल मी? 0 से 63 मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो यार 6 बिट का से काम चलेगा ना, 6 बिट से। भाई 6 बिट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? भाई 6 बिट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 बिट से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मेरे पास? यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ये मेरे पास होगी 60। तो 0 से 63 लिखने के लिए मेरे पास मिनिमम जो वैल्यूज होगी वो मेरे पास क्या होगी? यानी 6 बिट का मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से मैं आपको एक चीज और बताता हूं छोटी सी। हमारे पास मान लो आपको क्या करना है, यहां पे कोई टेक्स्ट डेटा, मान लो कोई भी, आपको यहां से एक नंबर ले लेते हैं भाई। टेक्स्ट डेटा जो मेरे पास यहां पे है, मान लो ये मेरे पास कोई टेक्स्ट डेटा है, जैसे कि मान लो आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, ये कैपिटल A स्मॉल n d है, इसको आप बेस 64 में क्या करना चाहते हो? कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, बेस 64 एनकोडिंग SMTP। तो यार मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि भाई ये जो A या N या D है, इनकी ASCII वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो ASCII वैल्यूज के लिए मैंने आपको टेबल लिखा हुआ है पूरा।
गेट के सिलेबस में यदि गेट में ऐसा सवाल पूछेगा तो आज की वैल्यू यहां पे हमारे पास गिवन होगी आपको, जिस जिस कैरेक्टर की होगी कि भाई हमारे पास क्या है। ठीक है, तो कुछ लोगों को याद भी होगा, तो यहां से आप देख रहे हो तो ए है, उसकी आज की वैल्यू क्या है, ए की कितना है 65। अब 65 को बाइनरी में 8 बिट से, ये बाइनरी नंबर है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, 8 बिट बाइनरी। तो 8 बिट बाइनरी क्या लिखा है 0 1, उसके बाद हमारे पास कितना है भाई, ये 128 0, ये 64 1, बाकी हमारे पास 0, लास्ट में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ए जो है हमारे पास, ए की एस की वैल्यू है मेरे पास 65, और एन जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन की देखोगे हमारे पास स्मॉल एन कहां है भाई, स्मॉल एन कहां गई है 110, यानी ये हमारे पास ये है। उसके अलावा हमारे पास यदि डी की बात की जाए, यानी 110 है इसकी मेरे पास कितनी है 110, यानी डी की स्मॉल डी आप देखो स्मॉल डी कहां है भाई, स्मॉल डी ये है 100। तो यानी हमारे पास 100 को ऐसा लिखा, 65 स्मॉल डी की कितनी है हमारे पास 100। एक बार फिर से चेक कर लो भाई, 65 110, ये हमारे पास ए की 65 थी, ए की कितनी थी मेरे पास 65, और एन की कितनी थी मेरे पास 110, और डी की मेरे पास कितनी है 100। ठीक है, चलो अब इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा है भाई 0 1 ये, लेकिन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वैसे लिख लेते हैं यार, तो भी आपको बात समझ में। ठीक है, 65 को कैसे लिखेंगे भाई बताओ, 8 बिट से 65 को कैसे लिखेंगे, 128 0 64 भाई, यहां से देखो 128 64 32 0 16 0 8 0 4 0 2 0 8 बिट से लिखा गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास मुझे 110 लिखना है, 110 कैसे लिखा जाएगा भाई, देखो 128 वाली तो बिट 0 होगी, 128 क्या होगी आपकी 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया 64 मेरे पास 1 हो गया, 32 मेरे पास 1 हो गया, 64 प्लस 32 कितना हो गया 96 हो गया, 96 प्लस 16 ऐड करूंगा तो 96 प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरे पास 112, 16 नहीं 14 ऐड करना है। ठीक है, 14 का मतलब 8 प्लस 4 12 प्लस 2 4, 96 प्लस 8 4 12, हाँ ध्यान में ठीक है 110 यार। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या 100 को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा भाई, 128 64 प्लस 32 96 प्लस 4 96, ये हो गया हमारे पास 32 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4 2, इस टाइप से कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास यहां पे कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, 8 बिट में, बात समझना, ये 8 बिट, यहां पे 8 बिट, ये 8 बिट ऐसा लिखा गया। लेकिन हमारे पास मैं आपको बताऊं भाई, यहां पे जो हमारे पास 64 एनकोडिंग मतलब 0 से 63 वैल्यू होगी, 0 से 63 के, बिकॉज 6 बिट का नंबर है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना इसको दोस्तों, यहां पे हमारे पास बेस 64 है, तो x की वैल्यू 0 से 63, y की वैल्यू 0 से 63, यानी हमारे पास कितने बिट का होगा 6 बिट। तो इसको दोस्तों 6 बिट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये ध्यान रखना है यहाँ पे हमारे पास भाई, ये पहले 8 बिट है, उसके बाद 6 बिट। ठीक है, डो नॉट गेट कंफ्यूज, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी मैंने 6 बिट में क्या कर लिया, डिवाइड कर। पहले 8 बिट में लिखना है, ध्यान रखना भाई हमारे पास, डू नॉट गेट कंफ्यूज, 6 बिट, यहाँ पे 6 बिट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ठीक है, वो भी बताएंगे, ऐसा एग्जांपल बताएंगे जिसमें हमारे पास लास्ट में हमारे पास वैल्यूज उतनी नहीं आएंगी, यानी हमारे पास लास्ट में 2 बिट बची तो क्या होगा, ऐसा भी एग्जांपल लेंगे, लेकिन अभी आपको समझना है। अब मुझे आप बताओ यार, जो वैल्यू 0 से 63 हो सकती है, वो वैल्यूज कैसे होंगी हमारे पास, कोई स्टूडेंट बता सकता है, कोई भी स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं। जो ये हमारे पास x और y की वैल्यू 0 से 63 है ना, 0 से 63 क्या होगा, वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं 6 बिट से, उसके लिए मैं आपको यहां पे ले चलता हूं। ठीक है,
यहां पे मान लो मैंने क्या लिखा है, ए बी सी डी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। पूरा हो गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्योंकि मुझे शक है कि मुझे एबीसीडी भूल तो नहीं गया हूं। उसका दिया हुआ ए बी सी डी स्मॉल, ई एफ जी एच आई जे, स्मॉल जे मैं भूल गया हूँ बनाना यार, एडजस्ट कर लेना। जे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। जेड हमारे पास इस टाइप से बना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, प्लस और, ठीक है। छोटी बड़ी एबीसीडी, यानी छोटी बड़ी एबीसीडी आपको लिखने का मौका मिला भाई। तो इनका नंबर्स हमारे पास क्या है, देखो मैं आपको बताऊं भाई। ये 0, ये 1, ये 2, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास कितना है 4 है, ये मेरे पास कितना है 5 है, ये मेरे पास कितना है 6, ये मेरे पास कितना है 7, ये मेरे पास कितना है 8, ये मेरे पास कितना है 9, ये मेरे पास कितना है 10, ये मेरे पास कितना है 11, ये मेरे पास कितना है 12, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कितना होगा 13, ये मेरे पास होगा 14, ये मेरे पास होगा 15, ये मेरे पास होगा 16, ये मेरे पास होगा 17, ये मेरे पास होगा 18, यहाँ पे हमारे पास ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24 और ये 25, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 26, इसकी वैल्यू होगी 27, इसकी वैल्यू होगी 28, इसकी वैल्यू होगी 29, ये होगा मेरे पास 30, ये होगा 31, ये होगा 32, ये होगा 33, ये होगा 34, ये होगा 35, ये होगा 36, 37, 38, ठीक है। 39, ये हो गया 40, ये हो गया 41, ये हो गया 42, ये हो गया 43, ये हो गया 44, ये हो गया 45, ये हो गया 46, 47, कहीं गलती ना हो जाए भाई, 48 बताते रहना, 49, ये हो गया 50, ये हो गया 50, ठीक है। ये हो गया 52, ये हो गया 53, ये हो गया 54, ये हो गया 55, ये हो गया 56, ये हो गया 57, ये हो गया 58, ये हो गया 59, ये हो गया 60, 61, 60। तो यानी हमारे पास 0 से 63, बात समझ रहे तो भाई, नंबर्स क्या हैं 0 से 63, यानी ये 0 से 63 किसके लिए है, मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊं भाई। हमारे पास यहां पे तो 0 से 25 यानी कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 से 25 यानी हमारे पास हैं दोस्तों किसके लिए, इन शॉर्ट कैपिटल ए टू कैपिटल जेड है। 26 से यहां पे देखो, 26 से कहां तक गया हमारे पास 51 तक, 26 से 51 ये क्या है मेरे पास, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। 52 से मेरे पास है 61 तक। 52 से 61 क्या है हमारे पास, 0 से 9,
और यहां पे मेरे पास 62 और 63। ठीक है। चलो अब इसका आंसर बताओगे यार, इसका आंसर बताओ। जब मैंने 6 बिट में कवर, अब आंसर चाहिए मुझे आपको इससे। 6 बिट में कन्वर्ट किया तो नंबर क्या आएगा? ये नंबर देखो भाई, ये पहले 8 बिट में कन्वर्ट हुआ है, यहां पे ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ठीक है, 8 बिट में, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद ये 6 बिट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। पहले ये 65 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट। यहां पे आपको लिख भी देता हूं, डू नॉट गेट कंफ्यूज। इसको 8 बिट में लिखना है, इसको भी 8 बिट में लिखना है, और इसको भी 8 बिट में लिखना है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना जिससे कि आपको समझ। इसका नंबर बताओ, नंबर फटाफट क्या है? यहाँ से क्या है? 1 2 4 8 16, 16। यहां से देखो 1 2 4 8 16, 16 और 4 20 और 2 22। 1 2 4 8 16 32, 32 16 48, 48 और 8 56, 56 1 57, 32 16 48, 48 8 56, 56 1 57, 57। ये कितना है मेरे पास भाई? 1 2 4 8 16 32, 32 32 और 4 40। बताओ भैया हमारे पास 16 16 16 किसको लिखा गया है भाई? 22 नंबर पे क्या है, 57 पे क्या है, और 40 पे क्या है? बताओ। 16 पे क्या लिखा गया भाई? 16 क्यू। 16 पे क्या है? क्यू। क्यू। 22 पे क्या है भाई? 22 पे देख लो भाई, 22 पे कितना है? डब्लू, कैपिटल डब्लू है, लेकिन ध्यान रखना। 57 पे क्या है भाई? 57 देख रहे हो? 57 वेरी 57 5। 57 पे कितना है? 5। 40 पे क्या है भाई? 40 पे 40 वेरी 40 40 पे है पी। चालीस पे कौन सा पी है? आप ये देखना, स्मॉल पी है, ये ध्यान रखना हमारे पास 40 पे। गड़बड़ हो गया क्या हमारे पास? ओ यार, ओ अरे अरे, 32 और 4 36, बहुत गड़बड़ हो रही भैया। 32 और 4 36, 36 पे कितना है? 36 पे कितना है? 36 स्मॉल के है भाई, ठीक है। बताओ भाई, ये क्लियर हुआ सबको? कोई समस्या? कुछ गड़बड़ हुई है क्या भाई? ठीक है ना, कुछ गड़बड़ थोड़ी है, ऑल क्लियर, ठीक है। क्लियर है ना सब? ठीक है। तो देखो इसमें एक चीज समझो आप यार, यहां पे एक चीज आप समझोगे ना, तो टेक्स्ट डेटा था मेरे पास भाई, इनपुट, इनपुट समझना। इनपुट कितना था हमारे पास? ये क्या था इनपुट? AND, AND, ये इनपुट था। ये क्या था? इनपुट। बेस 64 एनकोडिंग की बात की जाए हमारे पास, बेस 64, बेस 64 एनकोडिंग से हमारे पास जो ये नंबर बना है वो कितना है मेरे पास? ये आया Q, कैपिटल Q है, कैपिटल W है, ये 5 है, ये क्या है हमारे पास? ये है। फिर इस इनपुट की लेंथ मेरे पास, ये आउटपुट है ना भाई, ये क्या है? आउटपुट है। ये क्या है? आउटपुट, ठीक है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है।
अरे यार ये क्यू है भाई। जी कहाँ है? अरे चचा रामपाल, ये क्यू है भाई। ठीक है, ये आउटपुट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई भाई? यू हैव गॉट इट, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहां पे इनपुट की जो लेंथ थी वो 3 थी, आउटपुट की लेंथ क्या है? 4 है। तो ये क्या है? ओवरहेड है। सर आपको चचा रामपाल क्यों बोलते हैं? अच्छा मुझे किसने बोला भाई? चचा रामपाल वाली कहानी बता लगे भाई। तो यहां पे हमारे पास ये इनपुट की लेंथ 3 थी, आउटपुट की लेंथ 4 है। तो यहां पे कुछ ओवरहेड हो रहा है ना, ओवरहेड, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो रहा है? मैं कह सकता हूं ओवरहेड है यार। इनपुट की हमारे पास लेंथ क्या है? थोड़ी सी। तो एक तो ये सिनारियो हो गया। कैसा क्वेश्चन? एक सवाल गेट में आया है, उस सवाल में ऐसा ही कोई क्वेश्चन है कि हमारे पास टेक्स्ट डेटा ये है, बेस 64 एनकोडिंग में हमारे पास उसको कन्वर्ट होकर आउटपुट क्या होगी? तो इनपुट गिवन है, आस्क की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी आपको, और आपको उसका आउटपुट फाइंड करना है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी गेट के अंदर पूछा गया है, मे बी इन द फ्यूचर, यानी यहां पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसका मैं एक एग्जांपल और देता हूं बेहतर से, जो आपको अच्छे से और बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। यानी एक बात आपने यहां पे समझ ली मेरे प्यारे दोस्त, यानी 3 बिट का जो हमारे पास इनपुट था वो 4 में, यानी जो इनपुट हमारे पास यहां पे 3 डिजिट का था या 3 कैरेक्टर का था, 3 सिंबल का था, यहां पे 4 सिंबल बन रहे। 3 सिंबल के कितने सिंबल बन रहे? 4 सिंबल बन रहे, ठीक है। यदि मान लो मैं एक इनपुट ये लूं हमारे पास, जैसे कि मान लो ये ए एन डी यहां से ले लिया, या हमारे पास पी क्यू आर, और हमारे पास जेड पी या हमारे पास एल ले लो, ठीक है, एल, और यहां पे ऐसा जी। ऐसा मान लो कोई इनपुट हो, ठीक है। अरे यार 1 मिनट का टाइम लगेगा भाई। तो मान लो एक बार बताओ, ये जो इनपुट है ये 3 बिट का, ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। 4 लेंथ इनपुट, यदि मान लो इसकी बात करें, मैंने आपको देखा है एंड वाला दिखाया है अभी, यानी ये 3 था, इसको 4 लेंथ पे कन्वर्ट हो गया, ये फिर से 4 लेंथ पे कन्वर्ट हो गया, ये जो पूरा है ये 4 लेंथ में कन्वर्ट हो गया। या तो ऐसा हो कि लास्ट में सिर्फ एक ही इनपुट की लेंथ 1 बच जाए। इनपुट की लेंथ कितनी बच जाए? 1, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि इनपुट की लेंथ लास्ट में 1 बच जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनपुट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो। बात समझ नहीं आ रहा इसे? या तो लास्ट में 1 बच जाए सिर्फ, या इनपुट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो। तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। वहां पे हम पैडिंग का दोस्तों क्या करते हैं, यूज करते हैं, मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे खाली जैसे कि जी बच गया लास्ट में, इससे मुझे मतलब नहीं है। मान लो मैं ये जी बचा हुआ लास्ट में, इसका तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे, ये कैसे कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका 4 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 4 आएगा। तो लास्ट में अकेला बच जाए, या फिर ये अकेला ही हो, लास्ट में अकेला बच जाए, या फिर ये अकेला ही हो, कैसे करें? मान लो ये जी है, दोनों केस बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा भी हो सकता है लास्ट में अकेला बच जाए, या इनपुट में खाली एक ही सिंबल है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या है भाई? जी की वैल्यू बताओ। जी वैल्यू क्या? जी की आस्क का वैल्यू देखो, ये जी है हमारे पास, स्मॉल जी। स्मॉल जी आप देख रहे हो कहां है? स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी, ये रहा स्मॉल जी, 103। ठीक है, यानी हमारे पास देखो 64 32 96 हो गया, 96 और 7 क्या है हमारे पास? 103 हो जाएगा। 97 96 प्लस 7, 96 प्लस 4 100, ठीक है, 103। उस 103 को मैं 8 बिट में लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 128 मेरे पास ये 0 रहेगा। 64 प्लस 32 96, ठीक है, 16 8 4 2 1 4 2, ठीक है भाई। ये हमारे पास ये पूरा हो गया, हमारे पास 96 हो गया, 96 प्लस 7 103 हो गया, ठीक है।
अब इसको मुझे क्या करना है, 6 बिट में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 बिट में आपने डिवाइड किया, ये 6 बिट। जो भी लिखने के बाद हमारे पास हम 6 बिट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 6 बिट, यहाँ पे ये भी 6 बिट। अब इसमें आगे कोई बिट नहीं है अवेलेबल, तो इसमें आगे बिट अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे बाकी की बिट्स को क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है, पैड कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, पैड कर देंगे। 1 2 3 4 और हमारे पास क्या होगा, हाँ 4 ही हो गए, 6 बिट है, ठीक है। अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई स्टूडेंट बताएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी। 1 2 4 8 16, 16 8 24, 24 और 1 25, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है 32 और 16, 32 और 16, 1 2 4 8 16 32, 32 16 48। 25 क्या है, 48 क्या है, 25 को देखो, 25 क्या है, 25 25 25 कहाँ लिखा है, 25 जेड, 25 मेरे पास क्या है, जेड है भाई, यहां पे क्या आएगा, जेड, और ये भी कैपिटल जेड। 48 क्या है, 48 क्या है भाई हमारे पास, 48 यहां पे देखो, 48 क्या है, डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल। कोई बताएगा आंसर यही रहेगा या आंसर में हमारे पास कुछ और भी आएगा, एनीवन कैन टेल मी, क्या आंसर यही रहेगा या आंसर में कुछ और भी आएगा। यहां पे दोस्तों हमारे पास हर एक 3 4 में कन्वर्ट हो रहे थे, हर एक 3 4 में कन्वर्ट हो रहे थे, हर एक 3 4 में कन्वर्ट हो गए। यहां पे तो जो आउटपुट मिल रही थी मुझे 4 की मिल रही थी, तो यहां पे हमारे पास ये इक्वल टू लगाएंगे, यानी इसको हम आगे पैड करेंगे, यानी इसका भी आउटपुट कितना रखना है, 4 बिट का रखना है, इक्वल इक्वल। ये आपको यहां से ये ध्यान रखना है, क्लियर। अब मान लो हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूं यार, एक मान लो इनपुट मेरे पास ये है, मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं, तीसरा एग्जांपल मान लो लास्ट में आपके पास जी एम बच गया कुछ, ठीक है, जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ था, ये पूरा लिखा हुआ था, पी क्यू या आर या जे एच जी एच के, सपोज यहां पे जी, ऐसा कुछ है। तो मान लो यहां पे हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास 3 बिट, ये 3 बिट हमारे पास, ये 3 जो हमारे पास नंबर है 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 नंबर 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, लास्ट में मान लो हमारे पास ऐसा बचता है कुछ जी, या हमारे पास इनपुट में यही हो हमारे पास, ठीक है, इनपुट में खाली जीएम हो, इनपुट में खाली ये जीएम हो 2, तो कैसे करें, जी स्मॉल। तो यार जी का तो आपको पता है, हमारे पास जी की वैल्यू कितनी होती है भाई, 103, जी की वैल्यू तो आपने 103 देखी। एम बताओ, एम कितना है, एम की वैल्यू होती है, यहां से हमारे पास ये स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम की भाई आज की वैल्यू देखो आप, स्मॉल एम कहां है, स्मॉल एम कहां है हमारे, 109, यानी ये क्या है, 0110 0110 और 1101, यानी हमारे पास कितनी है, 109, 109। चलो अब एक ध्यान रखना भाई, इसको भी 8 बिट में लिखना है, ये कंफ्यूजन मत होना आप, इसको भी 8 बिट से लिखना है, इसको भी 8 बिट से लिखना है, ठीक है। 103 को कैसे लिखेंगे, तो नहीं 103 को जो मैं लिखूंगा हमारे पास, 103 को कैसे लिखूंगा, इसको सॉल्व करो यार आप, यू प्लीज ट्राई, यू प्लीज ट्राई। बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप बताओ क्या होगा इसका।
कुछ लोगों के आंसर आने चालू हो गए भाई। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं होगा, गलत कर रहे हो भाई। नो 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 नो। हाँ, ये क्या है भाई नाम तुम्हारा? यार तुम्हारा तो नाम ही मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। उसका जो भी नाम, CROTEUS, क्या पढ़ूं भाई तुमको? इसका आंसर ठीक है। तो देखो 8 बिट से हमारे पास ये 103 था यार। 103 को कैसे लिखेंगे ये बात समझ लेते हैं हमारे पास भाई। तो 128 तो जीरो का 64 प्लस 32 96, ठीक है। 96 प्लस 7 96, ये हमारे पास हो गया 16, ये हमारे पास हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पूरा 109 भाई। 128 क्या होगा? 0, 64 प्लस 32 96 हो गया, ठीक है। 16 112 हो जाएगा, 16 को कर नहीं सकता, 8 तो 96 प्लस 8 यानी 96, 8 कितना हो गया? 104, 104 और 4 कितना हो गया? 108, ये 2, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हमारे पास यार, 8 बिट में डिवाइड, 6 बिट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 3 3 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये यहाँ पे 6 बिट हुआ, ये यहाँ पे मेरे पास 6 बिट हुआ, ये मेरे पास यहाँ पे 6 बिट हुआ, और ये मेरे पास क्या हुआ दोस्तों? अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो कम पड़ रहे हैं, तो ये 2 जीरो मेरे एक्स्ट्रा पैडिंग लगा दूंगा भाई। ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे? पैडिंग कर दूंगा मैं, यहाँ पे क्या कर दूंगा? ये 2 जीरो, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज निकाल लो यार, वैल्यूज क्या क्या होंगे? 1 2 4 8 16, 16 8 24, 24 और 1 कितना हो गया? 25। यहाँ पे देख, यहाँ पे 1 2 4 8 16 32, 32 16 48, 48 और ये हो गया 4, 50 और 2 52, ठीक है। ये कितना है? 52। यहाँ पे हमारे पास 1 2 4 8 16 32, 32 और 16 48, 48 और 4, गड़बड़ कर दिया गया। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं भाई? 32 16 48, 48 और 4 52, 52 तो 54, नंबरिंग भी भूल रहा हूं। 32 16 48, 48 और 4 52, ये 52, ठीक है। अब हमारे पास बताओ भाई, ये नंबर बताओ क्या है? 25, 25, 25 का मतलब क्या? 25 देख रहे हो आप? 25, 25 कहां लिखा है? जेड। 25 क्या है? जेड। तो 25 हमारे पास क्या आएगा? जेड, वो भी कैपिटल जेड। 54 क्या है भाई? 54 देखो, 54 देख रहे हो आप यहाँ पे? 54 54 54 54 कितना है? 2। 54 हमारे पास कितना है? 2। 52 कितना है? तो 52 जीरो होगा भाई। 52 कितना है? जीरो। 52 कितना है? जीरो। ये 3 आया, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? तो ये मेरे पास इसका आउटपुट आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या आ जाएगा इसका आउटपुट? ठीक है, बताओ भाई, ये बात क्लियर हुई? तो मे बी इन द फ्यूचर पूछा जा सकता है। वैसे अभी तक यहाँ पे गेट में एक ही सवाल पूछा है, तो लेकिन फिर भी मैंने सेफर साइड इसको कवर कर दिया है, बिकॉज SMTP बेस 64 एनकोडिंग का यूज करती है, तो मे बी पूछ ले तो इट विल बी बेटर फॉर यू। नहीं, एक ही लगाना है। चार करेक्टर भाई, 3 का 4 में आ रहा था ना, या 4 में लिखना है, तो 1 2 3 3 ऑलरेडी है, तो एक ही एक्स्ट्रा लगाया ना। यहां पे हमारे पास देखो, इस वाले में क्या आ रहा था? 2 आ रहे थे, 2 एक्स्ट्रा लगाए, 4, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा लगाए। हाँ, तुम्हारा करेक्ट आया था, चलो ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहां पे हमारे पास कुछ कमांड भी पूछ लेता है कि यार SMTP कमांड हमारे पास क्या होती है, SMTP की कमांड्स कौन कौन सी हैं। यहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ये कमांड किस प्रोटोकॉल है, ये डिमांड हमारे पास किस प्रोटोकॉल की है। यानी ये डिमांड ये हमारे पास कमांड SMTP की है, ये हमारे पास कमांड FTP की है, ये कमांड HTTP की है, ये हमारे पास ऐसा पूछा जाता है। यार हेलो मेल फ्रॉम रिसिप्ट टू डेटा क्विट रीसेट वेरीफाई नो टर्न EXPN हेल्प सेंड फ्रॉम मेल स्मॉल फ्रॉम ये सारी कमांड्स हमारे पास किसकी हैं दोस्तों, ये SMTP की हैं। एंड आई हैव टेकन द रेफरेंस फ्रॉम फोरोजन टेक्स्ट बुक। मैंने ये फोरोजन से क्या लिया है, रेफरेंस लिया है। अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो यानी यहां पे आपको अलग अलग बुक में अलग अलग इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। तो यानी यहां पे हमारे पास ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फोरोजन से मैंने लिया है, तो आप यहां पे क्लेम कर सकते हो यदि यहां पे हमारे पास कि ये स्टैंडर्ड किताब के अंदर लेटेस्ट एडिशन के अंदर यहां पे लिखा। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग मिलता रहता है। तो मैं ऑथेंटिक सोर्स की हमेशा बात करता हूं कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में जो कमांड्स लिखी हुई हैं वही कमांड मैं आपको यहां से लेकर आया हूं। आप वेबसाइट पे सर्च करोगे तो आपको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे यहां पे हो सकता है इससे ज्यादा कुछ देखने को मिले, इससे कम कुछ देखने को मिले, लेकिन हम किसका रेफरेंस ले रहे हैं, हम फोरोजन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले रहे हैं। मैं आपको शॉर्ट टेबल में आपको यह भी सिखाऊंगा कि कमांड्स आपको याद कैसे करनी है। इनको याद रखने का कोई बहुत भारी काम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा सारे प्रोटोकॉल्स को एक टेबल के थ्रू सारी कमांड्स को कैसे क्या किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। बहुत ही बेसिक तरीका है, आसान तरीका है, लेकिन लास्ट में हम पूरा टॉपिक कवर करने के बाद उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। हेलो आइडेंटिफाइज इटसेल्फ, ये क्या, मेल फ्रॉम, आइडेंटिफाई द सेंडर ऑफ द मेल मैसेज, रिसिप्ट टू, आइडेंटिफाई द रिसिप्ट ऑफ द मैसेज। ये नहीं पूछेगा ये किस काम आता है, सिर्फ ये पूछेगा डायरेक्टली कि ये कमांड हमारे पास किस प्रोटोकॉल की है। डेटा, सेंड एन एक्चुअल मैसेज, क्विट क्या है, टर्मिनेट द मैसेज, ये क्या है, अबाउट द करंट मेल ट्रांजेक्शन, वेरीफाइज द एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, वेरीफाई, नो, चेक्स द स्टेटस ऑफ द रिसिपेंट, स्विच द सेंडर एंड रिसिपेंट, आस्क, ये मतलब इस टाइप से हमारे पास मेलिंग लिस्ट, ठीक है, आस्क द रिसिपेंट टू सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कमांड्स। ये सब की जरूरत नहीं है जानने की, बिकॉज गेट में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है और ये पूछा भी नहीं जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको ये कमांड्स क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। ठीक है भाई, बात इक्वल वाला देखो यार, इक्वल वाला क्या है भाई, मैं आपको बताया यहां पे हमारे पास आप देख रहे हो ना, यहां पे मैंने आपको बताया यहां एंड हमारे पास ये 3 का था, तो यहां पे आपको क्या मिला है भाई, यहां 4 लेंथ की आउटपुट आपको मिली है देखने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक क्या ओवरहेड था हमारे पास, यहां पे आप देख रहे हो हमारे पास, तो 3 का 4 में कन्वर्ट होगा, ये हमारे पास 4 में कन्वर्ट होगा, ये मेरे पास 4 में कन्वर्ट होगा, ये मेरे पास 4 में कन्वर्ट होगा। यदि लास्ट में ये एक बचता है, एक काम करना आप इस पूरे एग्जाम्पल को एक लेके देखना, ठीक है। मैंने बहुत शॉर्ट में कराया लास्ट में, इस पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा क्या होगा। मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास ये 3 4 में कन्वर्ट हो रहा है, 3 4 में कन्वर्ट हो रहा है, 3 4 में कन्वर्ट हो रहा है, ये सिर्फ जी बचता है। तो यानी यहां से हमारे पास मुझे हर 3 को 4 में कन्वर्ट करना, हर 3 को 4 में। तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन आई मैं जेड और डब्ल्यू ही निकाल पाया, तो बाकी 2 क्या होगा, इक्वल इक्वल, यानी ये हमारे पास मैं पैडिंग लगा दूंगा, ठीक है। हाँ मैंने एज्यूम किया टेक्स्ट, ये टेक्स्ट एज्यूम किया है भाई। ओनली जी होगा तब भी 2 इक्वल ऐड करना पड़ेगा, ओनली जी होगा तब भी जो इक्वल ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओनली जी में भी यही आएगा हमारे पास आंसर। मैं कह रहा हूं या तो लास्ट में ऐसा जी हो या ओनली जी हो, यू विल गेट द सेम आंसर, आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे हमारे पास यदि मान लो ये लास्ट में आपको बोल रहा हूं, यदि लास्ट में ऐसी सिचुएशन बनती है, लास्ट में ऐसी सिचुएशन बनती है, और ये 3 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 4 में, ये लास्ट में ऐसी सिचुएशन बनती है, तो आपका जैसे कि मान लो Z2 0 आया, तो यहां से उसके बाद में आपको इक्वल लिखना पड़ेगा, एक इक्वल, ठीक है। बिकॉज यहां पे आपको 3 कैरेक्टर यहां पे आ ही रहे हैं, हमारे पास Z आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो एक इक्वल लगा दो। यहां पे हमारे पास 2 आ रहे थे, तो इसलिए हमने 2 इक्वल लगा दी, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं यदि लास्ट में जीएम हो या खाली जीएम इनपुट हो, यदि खाली जीएम इनपुट हो तो भी ये होगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल 4 ही बनाना है सोम चौधरी, यही ध्यान रखना है बस। चार ही इसको बनाना है।
4 से कम आ रहा है तो हम इक्वल इक्वल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। गॉट इट 100%। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास SMTP जो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। एक सवाल किसका कुछ पूछा गया है यार, ये सवाल गेट 2011 में है। आई वांट ए करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ये यार क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो और बता दो इसका आंसर क्या होगा। Send an email from mail client to mail server, mail client से mail server, downloading an email from mail server to mail client, checking email in web browser. Which one will be the correct answer? Which one will be the correct answer? Sending an email from mail client to mail server, ये हमारे पास कौन करता है भाई? SMTP. डाउनलोडिंग एन ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स सर्वर टू मेल क्लाइंट, ये हमारे पास करता है पॉप का काम। क्या लिखा है? चेकिंग ईमेल इन द वेब ब्राउजर, चेकिंग ईमेल इन द वेब ब्राउजर इज ऑलवेज डन थ्रू HTTP, डन थ्रू HTTP। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? SMTP, पॉप एंड HTTP, SMTP, पॉप एंड HTTP। ये हमारे पास SMTP हो गया, ये पॉप हो गया, ये HTTP। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रहने दे रहे हैं, बिकॉज दूसरा प्रोटोकॉल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी प्रोटोकॉल्स छोटे छोटे हैं, ठीक है। एक ही वीडियोस में सारे प्रोटोकॉल्स निपट जाएंगे। ये थोड़ा बड़ा प्रोटोकॉल था जिसके बारे में हमने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ी है। FTP बहुत छोटा पार्ट है, HTTP बहुत छोटा है और DNS भी बहुत छोटा है। तो बाकी तीनों हमारे पास एक क्लास में निमट जाएंगे और उनको हम नेक्स्ट क्लास में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको इसी वीक के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। एक तो जो हमारे पास ये है, क्या नाम है, जो आपका वो बच गया था यार, क्या नाम है, राउटिंग, वो लिंक स्टेट राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। और इसका जो बटा हुआ पार्ट एप्लीकेशन लेयर वाला है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यानी ये आपको सैटरडे से पहले पहले दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सैटरडे और संडे में यानी फिर नेक्स्ट क्लास में हम ले लेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, इसके अंदर यार क्या नाम है, मैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में थोड़ा सा और इस बार डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूं। डिटेल में जाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं बिकॉज लास्ट ईयर एक सवाल पूछा गया था, ठीक है, जो कि बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। तो उसके लिए मतलब सवाल अच्छा सवाल था बहुत, ठीक है। मतलब उस लेवल का कोई बताता नहीं है कि भाई क्या है कैसा है। तो इसलिए मैं थोड़ा और डिटेल में एप्लीकेशन लेयर में इस बार जाऊंगा, जिससे कि आप कोई भी सवाल मिस नहीं कर पाओ, ठीक है। सारे सवाल आप सॉल्व कर पाओ। तो मैं खुद भी उसके लिए मतलब मैंने खुद भी 2-3-4 किताबें पढ़ रहा हूं, तो कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल का जो कंसेप्ट है मैं भी थोड़ा और अपना इंप्रूव कर पाऊं, जिससे कि मान लो पहले क्या है, एक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक लेवल, तो बेसिक लेवल पढ़ा दिया, लेकिन अभी अभी एडवांस क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं जो जिस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है उस लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा, ठीक है। तो मैं खुद भी अपने कंटेंट को अपडेट हमेशा करता रहता हूं, डिमांड के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से कि भाई, और उसके लिए मुझे 3-3, 4-4 किताबों से पढ़ना भी पड़ता है। उन 3-3, 4-4 किताबों से पढ़ के फिर नोट्स बनाना होता है कि भाई इसमें नोट्स बनाया, ये अपडेट किया, ठीक है। तो इस बार एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करने वाला हूं, जिससे कि आप किसी भी डिफिकल्ट लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। हाँ, कल से एल्गो शुरू हो रहा है भाई, कल से एल्गो शुरू हो रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, मिलते हैं हम बाद में। डीबीएमएस आपका डीबीएमएस 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, डीबीएमएस 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई इतनी सारी अभी सुनाई तो थी ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको सारी मिलेगी एक बहुत बेहतरीन, ठीक है। टाइमिंग एल्गो की टाइमिंग क्या होगी? एल्गो की टाइमिंग देखो आपकी 9 to 11 होगी, 9 to 11 PM एल्गो की टाइमिंग होगी, 9 से 11 बजे, ठीक है। आई थिंक 9 से 11 बजे आपकी। और देखो CN मैं आपको बोल रहा हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत ज्यादा सिलेबस अब नहीं बचा है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म होने वाला है, पेशेंस रखो। बस 2-3 क्लास के अंदर मैं बाइंड अप करूंगा। इन 2 क्लास की मैं आपको
लिंक स्टेट राउटिंग की और क्या नाम है ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में तो मुझे कुछ चीज़ें अपने नोट्स में खुद भी ऐड करनी है, 2-3 किताबों से मैं भी पढ़ रहा हूँ, उनको थोड़ा सा एक कंपाइल कर लेता हूँ और उनको ज़्यादा अच्छे से डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो बाकी तो सिलेबस आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, लेकिन फिर भी आपको तो टेंशन नहीं लेनी है सर कुछ, अरे सर ये सर क्या टॉपिक बच गया, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो डाल दो, ये कर दो, तो टेंशन मत लो भाई, सीएन खत्म ही होने वाला है। और यार मेरी कोशिश पता क्या होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूं, मतलब मुझे अंदर से फील नहीं आता कि मतलब मैं ऊपर से पढ़ा के खत्म कर दूं, राड काट दूं, मतलब वो राड काटने वाला मुझसे होता नहीं है। मुझे ये है कि भाई मैं ये अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, टाइम बेशक लग जाए, और समय ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्जाम कल आने वाला, अभी समय है। तो आप सीएन को ये समझ लो कि सीएन की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स दिलाने वाला हूँ, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करके आओगे। अभी तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, दूसरा मैं सारे किताबों के क्वेश्चंस बना रहा हूं, आपको स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस रिवाइज कराऊंगा सारे, यानी कंप्लीट होने के बाद इसका रिवीजन भी होगा, ठीक है। जैसे ही अक्टूबर हो जाएगा, अक्टूबर में आपका सिलेबस कंप्लीट माइंड अप करा देंगे, अक्टूबर बैच ABCD अक्टूबर एंड सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कराएंगे क्वेश्चंस के थ्रू, वो भी स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस के थ्रू। तो जब हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। मैं यदि आपने जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, रिवीजन जो कराएंगे, सारा आप पढ़ते रहोगे तो यार 100% आपकी हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। मैं अपने सब्जेक्ट में बोल रहा हूं, आपको मैक्सिमम स्कोर करके आओगे, ठीक है। डिजिटल लॉजिक की क्लासेस जो बच गई हैं उनका टाइमिंग मैं एक बार पूछ लेता हूं, ज्यादा शायद बची नहीं है, 2-3 बची हैं, लेकिन एल्गो स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज एल्गो स्टार्ट होना इसलिए जरूरी है कि यार किसी भी बैच में अभी तक एल्गो नहीं हुआ और एल्गोरिथम की बहुत डिमांड भी ज्यादा है, और खलील सर 1 महीने के बाद कुछ दिन के लिए अवेलेबल भी नहीं रहेंगे, तो उनका एल्गोरिथम इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 से, कि मतलब 1 महीने के लिए वो पूरा ये एल्गोरिथम क्या करते हैं, खत्म कर दें। उनको शायद 10-15 दिन के लिए बाहर जाना है कहीं, तो इसलिए हम उनका अभी एल्गो थोड़ा जल्दी करा रहे हैं कि जिससे कि वो 10 दिन के लिए बाहर जाएंगे तो उस समय ऐसा ना हो, तो एल्गोरिथम हम सारे बैचेस में जो भी ABCD बैचेस हैं उनमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हाँ, डिजिटल खत्म हो जाएगा। मैथ की क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियोस हम दे रहे हैं, मैथ ऑलरेडी आपका हो चुका था, तो मैथ की राहुल सर की रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दे रहे हैं। आप उसमें से रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होगा कि जो कंसेप्ट आपको चेतन सर से समझ आ गया था उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया था उसको आप दोबारा पढ़ लेना। तो रिकॉर्डेड वीडियो से मैथ आप आधे टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इसलिए क्योंकि एक बार आप लाइव पढ़ चुके हो, तो राहुल सर का हम लाइव ना करा के आपको रिकॉर्डेड दे दे रहे हैं अभी, और मैक्सिमम से 1 वीक के अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस राहुल सर के आपके बैच में अपलोड हो जाएंगे, सारे बैचेस में। तो आप वहां से अपनी स्पीड में उसको 2x की स्पीड में क्वेश्चंस देख सकते हो, जल्दी आप अपना निपटा लेना वहां रिकॉर्डेड वीडियो से। लाइव में पढ़ोगे तो लाइव में बहुत लंबा शेड्यूल चला जाएगा, लाइव भी क्लास होंगी लेकिन बाद में होंगी। लाइव क्लास उनका शेड्यूल शायद सितंबर में है, लेकिन मैं अभी आपको 1 वीक के अंदर उनके सारे वीडियोस अपलोड करवा दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।